अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों के साथ अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ ये है जी कि ट्रंप का ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन पर गौर। आलमी तेल मार्केट में भूचाल, कीमत $200 फ़ी बैरल को पहुँच गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के ज़रिए बिलवास्ता मुज़ाकरात में शिराकत की जा रही है। जल्द ही इसमें कोई डील हो जाएगी। ट्रंप साहब ने ये कहा है कि तेल सप्लाई पर तशवीश की ज़रूरत नहीं है, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत वाफिर मिकदार में मौजूद है। मुशीर वज़ीर कानून मुश्किल में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, कमज़ोर तबके के मज़ीद रिलीफ देंगे के लिए गोशा है वज़ीर आज़म। बानिए PTI रिलीफ फोर्स मनसूबा ख़त्म, PTI के सख्त गिरी अनासर को बड़ा धचका। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जी एहसन रिजवी साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और उनके साथ मौजूद है राना काशिफ साहब जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, और हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर असलम डोगर साहब जो कि तजियाकार हैं, और मैम उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। अच्छा एहसन रिजवी साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि ईरान के मामलात जो चल रहे हैं सबको पता ही है, और ये पहले से ही पेशन गोई की जा रही थी कि कोई ना कोई मकासद हासिल करने के लिए रजीम चेंज तो एक ऊपर का एक फिनोमेना था। अब कुछ चीज़ें बयान की जा रही हैं कि जी यूरेनियम निकालने के लिए फोर्सेस को जो हम वहाँ पर अलाइन करेंगे, ये सब चीज़ें। कभी कहा जा रहा है कि हमारा इरादा नहीं है मगर हम ये कर सकते हैं। किसी एक स्टेटमेंट पे ये लोग नहीं आ रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? जी शुक्रिया सना। गुजारिश ये है कि जी मौजूदा जो खत्े की सूरत हाल है और जिस तरह ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है, इसमें अमेरिका का हमेशा से जो है बड़ा दोगला किरदार रहा है। और अगर अमेरिका आज ट्रंप साहब ये बात कर रहे हैं कि मैं यूरेनियम की अफजूदगी के लिए जो है वो वहाँ पे उसको रोकने के लिए करूँगा, तो जून 2025 में जो उन्होंने दावा किया था अमेरिका और इसराइल ने मिलकर कि हमने जी इनके जो है वो ठिकाने जो है वो तबाह कर दिए हैं, जिसके ऊपर ओमान के भी जो वजीर खारजा, उन्होंने भी ये बात की कि 3 मुकामात में से 2 मुकामात ऐसे हैं जहां पे लगता है कि वहां पे उन्होंने जून में बमबारी करके खत्म कर दिए थे। तो आज फिर वो क्या करने जा रहे हैं, और अगर ये करने जा रहे हैं तो ये कोई इतनी हलवे की प्लेट उनके लिए साबित नहीं होगी। ईरान ने अभी तक जो मिथ तोड़े हैं, जहां पे उनका आयरन डोम था, जहां पे उनका बड़े बड़े जहाजों के नाम थे, उनके बहरी बेड़े थे, ईरान ने वो सारे मिथ एक एक करके उनके तोड़े हैं और आज ईरान का वहां पे अपना हरमुज पे कब्जा है। मैं समझता हूं कि ये एडवेंचर करके ट्रंप साहब जो है वो दुनिया को एक और जो है वो जिसे कहते हैं जहन्नुम में जो है वो झोंकेंगे, और इसका कोई किसी किस्म का कोई फायदा उनको नहीं होने वाला, क्योंकि ये वर्केबल ही नहीं है। ये किस तरह वर्केबल है कि उनकी फौजें वहां पे उतरेंगी, जमीनी कार्रवाइयों के लिए अंदर जाएंगी, उनको ना किसी दुश्मन की फायरिंग का सामना होगा, ईरानी फोर्सेस की फायरिंग का सामना होगा, फिर वहां से यूरेनियम जो अफजूदगी हो रही है जिन जिन जगहों से, वहां से उसका क्या मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू वो निकाला जाएगा, और क्या उसके ताबकारी असर बाकी वहां पे रहने वालों पे नहीं फैलेंगे। तो मैं समझ रहा हूं कि ट्रंप साहब की जो ये बात है वो एक दीवाने का ख्वाब है, और वो अगर ये एडवेंचर करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एडवेंचर उनको लिए जो है वो कोई सहल साबित होगा, बल्कि ये एक मौत की दलदल साबित होगा। अच्छा राना काशिफ साहब, एक तरफ तो वो कब्जा करने की बात करे कि हम यूरेनियम पर कब्जा कर देंगे, फोर्सेस बीच में डाल देंगे, उनके अंदर आप फोर्सेस को भेज देंगे, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं स्टेटमेंट से ऐसा मशकूक सा रवैया जाहिर होता है। समझ नहीं आती इन सब तमाम चीज़ों को। कहा जा रहा है कि जो यूरेनियम हमें देंगे तो हम जंग ख़त्म कर देंगे। अभी तो मेरा ख्याल से ईरान चाह भी नहीं रहा कि जंग ख़त्म हो। ये शराइत बार बार उनको पेश करना कि हम जंग ख़त्म करने की शर्त पे जो है ना यूरेनियम आप लोग हमारे हवाले कर दें, और ये स्टेटमेंट, इन सब स्टेटमेंट से क्या जाहिर होता है? सना शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। मैं इस नुक्ते पे डिस्कस करने से पहले मैं 2-3 बड़ी अहम चीज़ें जो है अपने देखने वालों को बताना चाहूँगा कि दर हकीकत अमेरिका का ईरान के ऊपर जो जंग को मुसल्लत करने का जो मकसद है वो कतई तौर पे ये नहीं है कि अमेरिका को ईरान से कोई ख़तरा था। अगर हम थोड़े से स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स को देखें तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल एक्सटर्नल डेब्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, बैरूनी कर्जा, वो इस वक्त अमेरिका पर है जो 30,000 अरब डॉलर पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि अमेरिका की मईशत मुकम्मल तौर पर इस वक्त दिवालियापन के करीब है। अब एक दूसरा फिगर बड़ा हैरान कुन है, बड़ा अहम है, जिसके लिए ये सारा का सारा खेल रचाया गया अमेरिका की तरफ से,
इसराइल की सपोर्ट के साथ। दर हकीकत इसराइल को इस्तेमाल किया अमेरिका ने ईरान के ऊपर ये जंग मुसल्लत करने के लिए। वो फिगर ये है कि दुनिया में सबसे बड़े दूसरे गैस के जो जखायर हैं वो इस वक्त ईरान के पास है। अमेरिका की मुकम्मल पॉलिसी इस वक्त जो है वो ये है कि एक ऐसे मुल्क के तौर पर जो अपनी ताकत के और बजोर ताकत पे अपने बाजू के दम पे दुनिया के तमाम वसाइल पे कब्जा करना चाहता है। इसकी अगर आप तारीख में देखें जाके तो आपको मिलेगा जो ग्रीनलैंड के बारे में अमेरिका ने स्टेटमेंट दी है, उसके बाद वेनेजुएला के अंदर जिस तरीके से उन्होंने उनके जो हुक्मरान थे जिस तरीके से उनके साथ उनको अगवा किया है, अब बिल्कुल सारा पर्पज ये किया अमेरिका का, ये सिर्फ और सिर्फ वसाइल की जंग है। अमेरिका यही चाहता है कि वो दिवालियापन का शिकार हो चुका हुआ है। 30,000 अरब डॉलर एक बहुत बड़ी रकम होती है, जो दुनिया के बेशुमार मुल्क मिल भी जाए तो उनका एक्सटर्नल डेप्ट इतना नहीं बनता। अब अमेरिका पास इतने ज्यादा वसाइल तो मौजूद नहीं है, रास्ते यही है कि दुनिया में जाए और दोबारा से दुनिया पे कब्जा करे और उनके वसाइल को लूटे। ये असल मकसद है अमेरिका का, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है। अच्छा डोगर साहब, जिस तरह हमारे गेस्ट ने कहा कि अमेरिका कर्जदार हुआ था, कर्जदार होने के बाद आप किसी मुल्क पे कैसे अटैक कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि आपको दोबारा से उसको उतनी ही अमन के साथ वो अपनी चीज़ें दे दे। ऑब्वियसली नुकसान दोनों कंट्रीज का होता है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा रहा है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है ना कभी भी इस वॉर से पीछे नहीं हटेगा, मगर जो नजर आ रहा है वो ये कि ईरान अपनी डिटर्मिनेशन में जहां खड़ा था वो उसी डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि ये यूरेनियम वाली बात जो है ये क्यों की जा रही है? क्या मकासद तो समझ आ गए थे कि क्या है क्या नहीं है? क्या वाकई में ट्रंप भी ब्लैकमेल हो सकता है? मैं यहाँ पे दो बातें करूँगा कि अभी रिसेंटली जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, फ्लोरिडा में ट्रंप तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ की बजाय उसे आबनाए ट्रंप कह दिया। अभी एक और वाक़या ये हुआ कि वो बड़ी सीरियस वहाँ पे एक ब्रीफिंग हो रही थी तो उसने जो कीमत है कलम की, उस पेन की कीमत पे चला गया। और इस तरह की कुछ बातें, ये जो यूरेनियम का वाला मसला है ये भी उसी तरह का मसला है। अब आप देखें कि ट्रंप साहब की पूरी ख्वाहिश थी कि आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाए, तो उन्हें बताया कि भाई साहब इसको अव्वल तो आप खोल नहीं सकते, अगर इसको खोलेंगे तो इसकी ऐसी प्राइस अदा करनी पड़ेगी कि आप वो प्राइस अदा नहीं कर सकते। मसला ये है कि टेक्निकली जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ईरान जीत रहा है और ईरान जीत चुका है। मैं दो हवालों से बात करूंगा। देखें, ईरान में जो एक रेजिस्टेंस है, ईरान में जो एक आप यूँ समझें कि लड़ने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है। यानी बड़ी तवील जंग लड़ी इराक के साथ, 1 मिलियन लोग मारे गए, लेकिन ईरान ने हथियार नहीं डाले, ईरान जो है अपने नहीं आया। अच्छा, अब इन्होंने प्लान किया था कि कुछ हफ्ते में हम जंग करेंगे और ईरान में गवर्नमेंट बदल जाएगी और हम रूस, इसराइल और अमेरिका जिंदाबाद हो जाएगा। वो नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि 20% तेल जो है वो आबनाए हुर्मुज़ से जो गुजरना है वो बंद हो गया है। 10% दुनिया का जो तेल है वो रेड सी से गुजर रहा है। वहाँ जो यमनी हुसी हैं, जो ईरान की हमायत याफ्ता हैं, वो बैठे हैं। और पूरी जो आपका पूरा ग्लोब है ना, जंगें इस तरह से मुतासर नहीं करती। इस जंग ने पूरे ग्लोब की इकोनॉमी जो है उसको मुतासर कर दिया है। अमेरिका में लाखों लोग जो हैं वो मुजाहरे कर रहे हैं कि ये जंग तुमने क्यों शुरू की है। और इजराइल में लाखों लोग जो हैं वो उसके नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। और फिर जिस तरह से बिजनेसेस बैठ गए हैं, जो गवर्नमेंट है अमेरिका की, वो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अच्छा सर, आपने अभी जिक्र किया कि अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका को पे करना पड़ेगा और बहुत कोई हैवी जो है ना चीज़ या हैवी कोई मामलात इनके मुआहदे तय होंगे तो फिर होगा। मगर यहाँ पर सुनने में ये आ रहा है, जो आज की स्टेटमेंट है वो ये है कि ये हम जो है इस मामले पे जब ये यूरेनियम दे देंगे तो हम जंग रोक देंगे या हम चीज़ों को जो है ना सेटल डाउन कर देंगे। तो ये इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं उनको कोई ऊपर से कोई आप ये देखें कि जो इमाम खमेनाई थे उन्होंने तो फतवा दिया हुआ था कि हम उसके एटम बम के खिलाफ फतवा दिया था। अब ईरान ने एक और बात की है कि जी अगर आप ज्यादा बकबक करेंगे ना तो हम एनपीटी से भी निकल जाएंगे। यानी उन्होंने कहा कि ये जो हमारे ऊपर एक पाबंदी लगी हुई है जिसको हम मान रहे हैं, हम उसमें से भी निकल जाएंगे। इसका जवाब तो उन्होंने इस तरीके से बिल्कुल क्लियर कट दे दिया है। मेरा ख्याल ये है कि अब आप देखेंगे कि देखें, अब लोगों का ख्याल है कि ईरान जो है छोटा मुल्क है, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन अमेरिका के साथ ये बेइज्जती हो चुकी है। पहले उसके साथ वियतनाम में हो चुकी है, फिर अफगानिस्तान में हो चुकी है, अब ईरान में भी यही होने वाली है, क्योंकि इतना प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि बिजनेसेस बैठ गए हैं।
और मतलब वो जो बिजनेस का प्रेशर है वो ले ही नहीं सकता। अब उसमें वहां पे भी एक है कि वो जो उसके वजीर खारजा वो बात और कर रहे हैं, जो उसके वैंस जो नायब प्रेसिडेंट हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तक खतरा पैदा हो गया कि जो जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, कल कोई ऐसी पब्लिकली ट्रंप से हरकत अगर वो करते हैं कोई जिससे जो उनको ये साबित करना कि ये ज़हनी तौर पर फिट नहीं रहे, इसके बड़े इम्कानात पैदा हो गए हैं। उस सूरत में ये है कि नायब सदर जो हैं अमेरिका के वो होंगे। अभी तो मैं समझता हूँ कि वो जो उसको लोग समझा रहे हैं कि यार इज्जत आबरू से कहीं तरीके से निकल जाओ। पाकिस्तान जो है ना उसको एक इज्जत का रास्ता देने की कोशिश कर रहा है, अब देखें उसकी समझ आ जाए। लेकिन उसको ये एक बात अब लोगों को समझ आए कि यार ये तो 1 मिलियन लोग मरवा के इन्होंने ईरान इराक जंग नहीं खत्म की थी, तो ये अब ये तो भाई इनका तो मामला ही रेजिस्टेंस का है। हाँ, इनका मामला है मजलूमियत, ये अपनी मजलूमियत को अपनी ताकत बनाना जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ये इनके एक हिस्ट्री है। मुजाहिरात हो रहे हैं, इनके लोग इनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये तो कोई तरीका ना हुआ कि अपने पर्सनल प्राइवेट जो भी जंग है इनकी वॉर है उसको सामने ले। जी उस्मा साहिबा, जिस तरह वेनेजुएला में हुआ, अमेरिका को आदत थी चुटकी बजाई, वहाँ का कोई भी मामला जो है ना वो से अपने हिसाब से सेटलमेंट कर ली चीज़ों को। यहाँ ईरान के मामले में ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सेटलमेंट की तरफ नहीं जाएंगी, कहीं ना कहीं इन्हें मानना पड़ेगा कि ईरान क्या कह रहा है, वो लोग क्या बोल रहे हैं। और ऊपर से ये जो नई यूरेनियम वाली शर्त सामने आई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सना, आपने मुझे इनवाइट किया। सना, बात सारी ये है कि जो अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने क्लियरली बता दिया है ट्रंप साहब को कि ये जो आपकी रिजीम चेंज का जो एजेंडा था ये नहीं पूरा होने वाला, क्योंकि ये इनका तो मकसद यही था ना, वो पहलवी को इन्होंने तैयार किया हुआ था कि हम आएंगे 2-4 हमले करेंगे और उसके बाद जनाब ये पहलवी और उसके जो पैरोकार हैं उनको हम उठा के तो ला के तो ईरान के ऊपर मुसल्लत कर देंगे। लेकिन इनको समझ आ गई है कि जो ईरान का अपना नजरिया है जिस पे ईरान चल रहा है, वहां पे एक ऊपर की लीडरशिप भले से इनकी चली गई है, लेकिन निचले टेयर तक उनकी जो एक डिसीजन मेकिंग पावर है वो अभी तक इंटैक्ट है। वहां पे उनके जितने भी फौजी उनके लीडरशिप है या जो भी उनको लीड कर रहा है वो मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार है। तो वो अमेरिका वहां तो जंग हार चुका है। दूसरे आप ये देखें कि इस वक्त उनकी अपनी जो लाखों लोग निकले हुए अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह निकले हुए, इजराइल तक में निकले हुए हैं जो इस जंग के खिलाफ, और वो कह रहे हैं कि ये किंग्स का जमाना नहीं है कि आप ऊपर बैठे अपने जो फैसले हम पे मुसल्लत कर दें। अवाम का मैंडेट लेके आप लोग आए हैं और अवाम जो है वो इस जंग के खिलाफ है, अवाम इसको सपोर्ट नहीं कर रही। तो एक वो फ्रंट खुला हुआ है। फिर इनकी जो आप देखें जो इजराइल है, वो नेतन्याहू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो जायनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, वो सारे जूस को नहीं रिप्रेजेंट करता। जो बहुत ज्यादा एक तादाद है जूस की, वो इनके खिलाफ हैं। वो इस जायनिज्म के और इस जो जंगो जदल के और ये जो हर जगह जाके जो गाजा में इन्होंने किया और अब जो ईरान में कर रहे हैं उसके बहुत खिलाफ हैं वो। तो ये जो अब जो यूरेनियम के मुतालिक ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है, देखिए मैं तो अब इनको कहूंगी कि ये एक इनकी डिफीट का निशान है। ये अब पहले इन्होंने एक हमला जो करने की इन्होंने जो वार्निंग दी थी वो 5 दिन के लिए डिले कर दी, इसलिए क्योंकि उनको नजर आ गया था कि वो पूरा नहीं हो रहा हमारा काम। अब ये जो कह रहे हैं ना जाके हम फिजिकली वहां पे अपनी फौज भेज के तो यूरेनियम जो है उसको कंट्रोल करके काबू करके तो हम उसको देख लेंगे, उसमें क्या होगा? उसमें फिर जो बॉडी बैग्स जाने शुरू होंगे वापस इनके मुल्क में, तो फिर इनकी शामत अमाल आएगी। क्योंकि आपका ख्याल है कि ईरानी जो है वो चूड़ियां पहन के बैठे हुए, वो ये हमला करते तो वो उससे डबल ऑफेंसिव पे हमला करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में हर एक सुपर पावर ने या पावर ने एक पोजीशनिंग ली हुई है, उसमें चाइना शामिल है, उसमें रशिया शामिल है। प्यूटन ने क्या स्टेटमेंट दी? प्यूटन ने कहा कि अगर आप कोई न्यूक्लियर मिसएडवेंचर करेंगे तो फिर जो हिरोशिमा में और नागासाकी में हुआ था वो आपको
खिलाना लगेगा। उसके बाद जो तो इसलिए इस वक्त ये वो जंग है, थर्ड वर्ल्ड वॉर क्या होती है, जो पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो किसी ना किसी पोजीशन में इससे उसका भी शामिल है, उस पे इनका इम्पैक्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। और यूरोप में स्पेन ने क्या पोजीशनिंग ली है, उन्होंने कहा जी हम अपने मुल्क से अमेरिका को ये अड्डे यूज नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ। तो वो सारी दुनिया को पता है कि अगर हमने ये किया, जिस तरह अब ये एमिरेट्स में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, ईरान जो है वो उन्होंने कहा है कि जी हम सिर्फ जो अमरीकी हैं अड्डे हैं या उनकी जो जहाँ पे वो जिस आरामको वगैरह है उनको हम टारगेट कर रहे हैं, हम आपको नहीं कर रहे हैं और आप उनका साथ ना दें इस वक्त। तो स्पेन जो एक यूरोपियन मुल्क है, उन्होंने कहा जी हम ऐसे, उनको पता है कि वरना ये जंग उन पे भी मुसल्लत कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात ये कि नेटो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, नेटो ने भी हाँ जी। तो और इसमें आई मस्ट से कि जो पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी रोल है, आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में तमाम जो बहुत सारे मिडिल ईस्ट के जो हमारे दोस्त हैं बशमूल सऊदी अरेबिया के, उनके वज़राए खारजा पहुंचे हुए हैं और पीस टॉक्स के लिए एक यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है और पूरी दुनिया पाकिस्तान को सुन रही है इस वक्त और उसकी पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे हैं। ट्रंप साहब भी बार बार बता रहे हैं कि जो बहुत सारी शिप्स आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरी हैं वो पाकिस्तानी फ्लैग के अंडर गुजरी हैं, उनको भी नजर आ रहा है। उसके बारे में बड़ी सारी कंट्रोवर्सी उनको भी नजर आ रहा है। अब मेरा अगला सवाल ऐसे साहब आप ये बताएं कि जहां पर बहुत सारे पाकिस्तान की पॉजिटिविटी फैल रही है, सबको पता चल रहा है कि पाकिस्तान बहुत ही कलीदी किरदार जो है ना अपना अदा कर रहा है इस मामले में, वहां पर हमारे हमसाया मुल्क में बहुत सारी मामला जो है ना वो शुरू हो गए और यहाँ पर भी मैंने देखा है सोशल मीडिया पे भी इसको बेजा तनकीद का जरिया बनाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें कंट्रोवर्सी में आ रही हैं कि जो 20 जहाज आए हैं वो कहाँ गए हैं, ये सब मामला, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, बहुत बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे घुसपैठियों का जो है वो राज है कि जो बाहर से, और बड़े क्लियर बात है, इसराइल से फंडिंग लेके जो है वो पाकिस्तान के इदारों पे हमला करते रहे हैं, पाकिस्तान की सालमियत पे हमला करते रहे हैं, पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स पे हमला करते रहे हैं और पाकिस्तान के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको जो है कैरेक्टर असैसिनेशन का निशाना बनाते रहे हैं। और आज भी बड़े अफसोस की बात है कि उसमें से जो माइलेज लेने की कोशिश हो रही है वो यही हो रही है कि किसी ना किसी तरह हम कोई ऐसा बयानिया बना दें कि उस बयानिए के तहत कोई अलादीन का चिराग जो है रगड़ा जाए और एक जो है वो कैदी वो बाहर आ जाए। तो मैं समझता हूं कि उस पार्टी को और उनके जो लाइक माइंडेड टूल्स वहां पे बैठे हुए हैं और खासतौर पर ट्विटर पे जो एक सारा दिन एक चलाई जाती है, एक फेक न्यूज चलाई जाती है, एक ट्रेंड है और फिर उसको फैलाया जाता है, फिर उसको कई उनके लीडर्स जो है वो रीट्वीट करते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं और एंड में पता लगता है कि वो फेक न्यूज हो गई। तो मैं समझता हूँ हमें किसी टाइम जो है वो कौम बन के सोचना चाहिए। आज खित्ते में जो सूरत हाल है और खुदा ना खास्ता जो सूरत हाल आने वाली है वो पाकिस्तान की कौम को उसके लिए तैयार होना चाहिए और हमें इस वक्त बाकी अपने सारे इख्तलाफात भुला के हम सारे अपनी अपनी तय किसी ना किसी सूबे में हुकूमत कर रहे हैं। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको जो है मोबिल वतनी का जो है वो सबूत देना चाहिए और कुछ ऐसे अनासर जो बाहर बैठे हुए हैं, मेरी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है, बहुत वो सीजन पॉलिटिशियन भी हैं और बड़ा उनका तजुर्बा है, उनको चाहिए कि ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं और जो मुल्क से बाहर बैठ के वहां से पाकिस्तान के ऊपर दुश्मन तराजी करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव पॉइंट भी जो होता है वो उसको ऐसा मतलब कि उसको क्रिटिक्स का निशाना बनाएंगे कि जैसे पाकिस्तान ने कोई बहुत बुरा काम कर दिया। तो ऐसे अनासर की सरकोबी होनी चाहिए। हमारे पास FIA है, हमारे पास इदारे हैं, हमें चाहिए कि देखें कि वो अनासर जो है वो किन के कहने पे काम कर रहे हैं और जाहिर है इसके पीछे इसराइल का एक बहुत बड़ा हाथ है। अभी आपके सामने इंडिया ने जो हरकत की पाकिस्तान पे हमला करने की, उसके बाद जो उनको मजा चखना पड़ा तो वो एक बैक साइड हुआ, उन्होंने अपना एक फ्रंट एंड खोला जो अफगानिस्तान था, जिनकी कभी हुकूमत हो ही नहीं सकती थी पाकिस्तान पे हमला करने की अगर उनको पीछे से इसराइल और इंडिया की हल्लाशेरी ना होती। तो ये बिल्कुल वही चीज है कि ये जो वहां पे उनके हैंडलर्स बैठे हुए हैं वो यहाँ पे ट्विटर अकाउंट्स को और फेसबुक और इस तरह के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक ऐसा जो है बयानिया तश्कील दे रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुहिब्बुल वतन कौम है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे अदीब बैठे हुए हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं जो उनके जो बयानिया है उसका वो जवाब देते हैं और मेरा ख्याल है उनके बयानियों को कभी भी तकवीत नहीं मिल सकती।
जी राणा साहब, आपकी पार्टी के साथ मखसूस तौर पे ना इन सब चीज़ों को जोड़ा जा रहा है और ज़्यादातर आप लोगों के अकाउंट से ये जो चीज़ें, अब आई डोंट नो कि वो फेक हैं या क्या चीज़ें हैं, मगर पाकिस्तानी झंडे लगे हुए, फ्लैग्स लगे हुए हैं और वो 20 जहाज इन हुए हैं, इन होके पाकिस्तान नहीं पहुंचे, उन्हें अमेरिका के हवाले कर दिया गया। फिर इसके बाद जनाब जी ईरान की ट्वीट आई कि जनाब जी ये सब वो फेक चीज़ें चल रही हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलाई जा रही है और आई डोंट नो कि इसका क्या इस वक्त क्या निकालना चाहते हैं। फिर उसके बाद जी ईरान से ट्वीट आता है कि जी अगर पाकिस्तान ने इस तरह की हरकतें करनी है या ये सब कुछ, ये एक ऐसा इमेज क्रिएट करने की पाकिस्तान की कोशिश की जा रही है जहां पर हम इस मामले में बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट को रीट्वीट किया गया ट्रंप की तरफ से, अमन का पैगाम था जिसमें पता चल रहा था कि जी ये इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, पहली गुजारिश तो मेरी ये है कि किसी इंडिविजुअल के थॉट को जो है आप कतई तौर पे ये नहीं कह सकते कि किसी भी पार्टी का वो नजरिया होगा या उसकी सोच होगी। अच्छा, सोच नहीं मैं ये कह रही हूँ कि अकाउंट्स के ऊपर आपने देखा होगा जब भी ये, चलो इस तरफ आ जाते हैं, मैं उस तरफ आ जाता हूँ। ठीक है, आपका सवाल मैंने देखा। अच्छा, इसमें सबसे पहला किरदार किसका होना चाहिए? इसमें सबसे पहला किरदार हुकूमत वक्त का होना चाहिए। अगर कहीं पर एम्बिग्यूटी है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, तो उसको किसने क्लियर करना है? हुकूमत पाकिस्तान ने करना है ना, इनके इदारों ने करना है। इन्होंने बताना है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। कि ये सोशल मीडिया शुतर बेमुहार है, समझ नहीं आती। अब सोशल मीडिया को छोड़ के देखिए, लोग सवाल उठाना शुरू करते हैं तो पता चलता है। आप दोस्त कह रहे देखिए, जब हम इस सीट पे बैठे होते हैं तो मेरा ख्याल है वी हैव टू बी न्यूट्रल इंस्टेड के हम जो है किसी किस्म के बोगस का शिकार होके अपनी स्टेटमेंट डिलीवर करें। अब मैं न्यूट्रल होकर अगर बात करूं तो मेरी किसी बात को अगर आपने डिनाई करना हो तो आपके पास इंटरनेट भी है और सारा डाटा भी है। आज तक 3 मरतबा अमेरिका और ईरान के जो डायलॉग्स हुए हैं, 3 कंट्रीज हैं, ओमान, कतर एंड स्विट्जरलैंड। ये तारीख कैसे है? 2015 में कहां पे हुए? ठीक है, अभी तक ऑफिशियली दिस इज ट्रू कि बैक चैनल कम्युनिकेशन पाकिस्तान इस वक्त बैक चैनल कम्युनिकेटर के तौर पर एक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे आपको कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा सकती है फ्रॉम द ईरान साइड एंड फ्रॉम द ट्रंप साइड जिसके अंदर देखिए मीडिएटर एक वर्ड नहीं है, अपने आप के अंदर एक कॉन्सेप्ट है। मीडिएटर का मतलब ये है कि 2 फरीक किसी एक शख्स के ऊपर किसी तीसरे फरीक के ऊपर मुत्फिक हो जाते हैं कि जनाब जो फैसला आप करेंगे हमें मंजूर होगा। जहां पे बैक चैनल जो है वो कम्युनिकेशन हो रही है, बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है और पाकिस्तान को करनी भी चाहिए। आई एग्री विद यू। आग मेरे घर की दहलीज पे पहुंची हुई है, मेरा 900 किलोमीटर जो है बॉर्डर है ईरान के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हम ईरान के साथ आज तक वो ताल्लुकात बना सके जो हमें बनाने चाहिए थे नेबर होने के नाते? मुझे बताएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी मईशत को संभालने के लिए क्या है? एनर्जी क्राइसिस है। आज पेट्रोल की कीमत 323 रुपए है। हुकूमत वक्त फैसला क्यों नहीं करती कि हम रशिया से पेट्रोल लेके और कम नरखों के ऊपर आवाम को मुहैया करें, पैनिक भी क्रिएट ना हो? क्या अमेरिका ने इंडिया को इजाजत दे दी, हमें इजाजत क्यों नहीं मिलती? अब अमेरिका और पाकिस्तान और अमेरिका और ये जो ट्रायंगल है, एक पाकिस्तान, अमेरिका और इंडिया की ट्रायंगल है, ये तो बात हर बंदा जानता है ना कि हाथ हमारे बंधे हुए, क्योंकि आपकी भी हुकूमत आई, आप लोगों ने कौन से ऐसे डिसीजंस ले लिए जिसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि जी ठीक है जी। देखिए, इसमें एक डिसीजन तो था, देखिए एक डिसीजन तो था जो तारीख का हिस्सा है, वो रशिया का विजिट था, देखिए उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ऐसा ही है। अब मुझे याद पड़ता है 2 साल पहले हमने खबर सुनी थी कि जनाब रशिया से मुआहदा हो गया है, ये सारे पेपर्स पे रिकॉर्ड पे मौजूद है चीजें, वहां से जो वेसल्स हैं वो चल पड़े हैं पाकिस्तान आने के लिए। ये बिल्कुल वैसी वेसल्स हैं जो आज से 55 साल पहले मशरकी पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका ने भेजे थे। आज 55 साल गुजर गए हैं, वो वेसल आज तक वो मशरकी पाकिस्तान तक नहीं पहुंचे इंडिया को रोकने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। अगर हम हकाइक की बात करें, वी हैव टू बी रियलिस्टिक नाउ, दिस इज अ गोल्डन मोमेंट इन माय ओपिनियन। इस वक्त पाकिस्तान को सोचना होगा कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं। हमें हर तरह की गुलामी से निकलना होगा। हमारे आज तक कतई तौर पे ना तो स्ट्रेटेजिक लेवल पर ना इकोनॉमिक लेवल पर हमारे मुफादात का भी अमेरिका के साथ नहीं रहे और ना अमेरिका ने आज तक पूरे किए। $200 बिलियन की अमेरिका ने इंडिया को डील दी है, इकोनॉमिक डील दी है, और उनको एटॉमिक एनर्जी के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। हमें बताएं, हमें सवाए मिलिट्री एड के वो भी किस दौर में मिली है? पहले हमें मिली है कोल्ड वॉर में,
वो मूंगफली के दाने के तौर पे। उसके बाद जब ये रशिया वार स्टार्ट हुई अफगानिस्तान के अंदर, उस वक्त मिलिट्री एड के तौर पर हमें जो है जो कुछ भी दिया है उसका रिजल्ट क्या मिला? हमें क्लाशनकोव कल्चर मिला, हमें जो है ड्रग कल्चर मिला, पाकिस्तान के अंदर बेअमनी पैदा हुई, मिलियंस ऑफ महाजर जो है पाकिस्तान के अंदर, हमें उनको सपोर्ट करना पड़ा। हम करेंगे अपने, वो मुसलमान है, ईरान से हो, सऊदीया से हो, जहां से भी हो। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया कि मुसलमान भाई थे हमारे, हमने उन्हें सपोर्ट किया। लेकिन हमें सोचना तो होगा, क्या हम हमेशा अमेरिका का फायरमैन बन के काम करेंगे या पोस्टमैन बन के काम करेंगे? अच्छा आप सर, इंडिया, मेरे सवाल मुझे का सिर्फ एक जुमले में जी। कंप्लीट करने दे। इंडिया को देखें, इंडिया के बेहतरीन ताल्लुकात है रशिया के साथ भी। इंडिया रशिया से तेल भी ले रहा है, ईरान से भी तेल ले रहा है, और उसके बेहतरीन ताल्लुकात अमेरिका के साथ है। मुझे बताएं, फॉरेन पॉलिसी किसकी सक्सेसफुल है, हमारी या इंडिया की? $200 बिलियन इन्वेस्टेड इन इंडिया। नहीं है। देखिए, 200 बिलियन इन्वेस्टेड बाय द अमेरिका इन इंडिया। मुझे पाकिस्तान में आप बता दें किस सेक्टर के अंदर अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट की है। सो दिस इज द गोल्डन मोमेंट। अगर हम, ऑल दो मैंने पहले आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि वी आर नॉट येट मीडिएटर बिकॉज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट हैज बीन डिलीवर्ड बाय द ईरान और द अमेरिका। यस, एज अ बैक चैनल कम्युनिकेटर हम मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं, लेकिन ये गोल्डन मोमेंट है। हमें अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते वक्त अब पाकिस्तान के फायदे के फैसले करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली जब गुलामी के रजीम नहीं करने चेंज पड़ेंगे। की बात होगी तो पूरी दुनिया की रजीम चेंज होगी। ये मामलात इसके बाद मेरे ख्याल से बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो अपने नए नए फैसले लेंगे। मगर मेरा सवाल वहीं पर खड़ा है, मुझे ये बता दें कि क्या ये हकीकत है कि जो 20 जो जहाज एंटर हुए हैं वो पाकिस्तान में नहीं आए, वो पाकिस्तान ने लेके आगे अमेरिका को दे दिए? क्या आप लोग इससे इख्तलाफ करते हैं या आप मानते हैं इस चीज ये को? एक बड़ा एक सादा सा सवाल है कि देयर इज अ वन पर्सन जिसने दिया है एंड अदर पर्सन जिसने रिसीव किया है। ऐसे ही है बिल्कुल। जहाज किसने दिए? ईरान ने। और रिसीव किसने किए? अमेरिका ने। सिर्फ ये दो कंट्रीज कंफर्म कर सकते हैं, क्या कोई थर्ड पर्सन इसे कंफर्म कर सकता है? द आंसर नहीं, बस आपकी पार्टी से मुझे आपसे ओपिनियन चाहिए बस। मैंने तो आपको क्या बता कहते हैं? दिया कि सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। ठीक ठीक हो गया जी। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में, जहां पाकिस्तान बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर रहा है, हमारा हमसाया मुल्क जो है ना वो इस वक्त साहब ने इतनी बसीरत अफरोज और इतनी आलमाना गुफ्तगू की है कि मुझे चर्चिल याद आ गए। चर्चिल ने कहा था कि अपोजिशन का ये फर्ज है कि वो हुकूमत की हर मामले में मुखालफत करे, कभी उसको हमायत करनी पड़े तो हमायत जो है वो किक की सूरत में होनी चाहिए, किस की सूरत में नहीं होनी चाहिए। अब जिस फ्रेमवर्क में जितनी वो एक अच्छा शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा बंदा जिस तरह से बात कर सकता है और वो आपके बार बार थोड़ा छेड़ने के बावजूद वो नहीं उसमें आए, तो एक तो बात ये है। दूसरी बात, जैसे आपका एक सवाल था कि जी वो जहाज, अब ये नहीं है कि ईरान को नहीं पता होगा कि ये किस मुल्क के जहाज हैं, ये कैसे हो सकता है? सर बाकी सब यानी लोग उस वक्त ट्वीट सिर्फ कर रहे एक- हैं अकाउंट्स में उसने कि सिर्फ झंडे एक- लगे हुए, हमारे लिए फखर का मुकाम है कि पाकिस्तान के झंडे लगे हुए, तो उन्होंने जाने दिया। नहीं, बात क्रॉस वेरीफाई होती है हर चीज। बात ये है कि एक बड़ी सिंपल सी वो उसमें जो ट्रंप ने कहा कि हमारे लिए एक तोहफा है, ठीक है, ये ईरान को भी पता था कौन से जहाज है। कहीं ना कहीं उसने ऐसा सिर्फ हाँ, एक शर्त रखी थी, हाँ। एक शर्त रखी थी कि आप इस पे पाकिस्तान का झंडा लगाएं, जिसके साथ आप नेगोशिएट करेंगे उनको हम जाने देंगे। एक इसी तरह की शर्त उन्होंने रखी है कि जो लोग पेमेंट करेंगे चीनी करेंसी में, हम उनको भी जाने देंगे। असल में देखें, एक बहुत जबरदस्त बात जो इसमें से निकलती है कि इस वक्त उन्होंने सारी ईरानी क़यादत जो है उसको यानी शहीद कर दिया है। वहाँ एक अफरा तफरी की सूरत होनी चाहिए। वहाँ हमें एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड फॉरेन पॉलिसी, ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें निकलती हैं कि वो एक तरीके से चीज़ों को चल रहे हैं। यानी हमले हो रहे हैं, मतलब इजराइल पे हमले हो रहे हैं, अरबों पे हमले हो रहे हैं, मतलब टारगेटेड चीज़ें हो रही हैं। ये जो है ना, ये उनकी एक बड़ी टारगेटेड जो है वो खारजा पॉलिसी है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने पाबंदी नहीं लगाई, हम गुजरने देंगे, हम नेगोशिएशन चाहते हैं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हमको इसका दूसरा हाल भी चाहते हैं, हम जिद करके नहीं बैठ गए। हमने ये दो रास्ते निकाले, इस रास्ते से हम आपको ये रास्ता देते हैं। तो ईरान एक चीज होती है ना कि एक बंदा कहता है कि ये बिल्कुल अकड़ के बह गया, वो नहीं, उसने कहा कि नहीं, हम जैसे मुज़ाकरात की बात हो रही है तो ये कह रहे हैं हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, लेकिन अगर आप इस तरफ जाएंगे तो हम आपके साथ जाएंगे। वो ये कहते हैं कि जंग हमने शुरू नहीं की थी, जंग आपने शुरू की थी।
तो बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत से जो हमारे दोस्त हैं, बहुत से जो हैं, उनकी गवर्नमेंट के मुतालिक मुख्तलिफ राय है, उसका एहतराम करना चाहिए। और फिर ये है कि वो अब, लेकिन मैं समझता हूँ सारे लोग ही पाकिस्तानी हैं। तो बाज़ औक़ात हमने कुछ ऐसी बात करनी होती है जिससे थोड़ा सा हमारा कोई थोड़ा सा फ्यूचर भी होता है। हमारे एक दोस्त कहते होते हैं कि अगर थोड़ी सी बेइज्जती करवा के भी बहुत सा फायदा हो तो करवा लेनी चाहिए। मैं तो उनसे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन लोगों की अपनी राय है, अब उसे आप क्या कह सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, क्योंकि बहुत से हलकों में ये बात भी हो रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और ईरान को लड़वाने के लिए भी ये बात बार बार ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा कि 2 जहाज आए, फिर कहा 8 और आए, अब उन्होंने कहा कि जी 20 हो गए, 10 हो गए। इस स्टेटमेंट पे भी क्या आपको क्या लगता है, ये मैं आपको बात बताऊं, मीडिया के सामने बैठ के? मैं आपको एक बात बताऊं जी। जो ट्रंप की सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि वो हमारे सोशल मीडिया को नहीं पढ़ता। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त हमारी क़यादत है, जो लोग भी फैसले कर रहे हैं, अभी तक जो उन्होंने साबित किया है कि वो बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़े यकीन के साथ फैसले कर रहे हैं, उसमें वो अबहाम नहीं आने देते। यानी ये इंडियंस तो रोला डाल के मर गए थे कि जी ये पाकिस्तान ईरान के में छुरा घोंपेगा, ये करेगा। अब आपका जहाज वहां से गुजरता है, जो पता नहीं सही है गलत, लेकिन बट वो आपके झंडे वाले जहाज को वहां से गुजरने देते हैं। पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ईरानी प्रेसिडेंट आपकी तारीफ कर रहा है, वो आपको एक मैंडेट, वो एक बयान ये भी तो दे सकता है कि पाकिस्तान क्या इसने लगाई हुई है, हमने इसकी बात मानते। वो आप पे एतमाद का इजहार कर रहा है, लेकिन एक चीचों की मलिया में बैठा हुआ बंदा अकाउंट पे लिखता है कि पाकिस्तान ये करेगा। तो आई थिंक हमें जो ईरान का प्रेसिडेंट है उसकी बात सुननी चाहिए, जो ट्रंप है उसकी बात सुननी चाहिए। ये सोशल मीडिया में ये इस तरह के जो होते हैं ना लोग, आखिर ये मीडिया जो है ना वो इन्फॉर्म करने के लिए नहीं होता, वो एंटरटेनमेंट करने के लिए भी होता है। तो अब ये डोमिनेटिंग एंटरटेनिंग मीडिया बन गया है। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे अब हर चीज पे ही एंटरटेनमेंट आपको तो करने दें, मैं आप लोगों को जीने दें। चाहे वो जंग हो, पाकिस्तानी हो, तो हमारी अपनी जंग को भी किसी मैडम अब आप देखिए, हमारा मसला ही, हमारा कल्चर ही ऐसा है। जब 65 की जंग हुई, हम छत पे लोग चढ़ गए थे, ये कुछ चढ़ता है। जब ये जंग हुई तब भी लोग तमाशा देखने लग पड़े। अब आप पाकिस्तानियों को इससे नहीं रोक सकते, वो ये ऐसे तमाशा लगाएंगे, खेलेंगे, आप करेंगे। आप थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल बढ़ाएं। आपको एक्सट्रीम लेवल की उनसे जो है ना वो एक मुहब्बे वतन या ये वो करें, वो मुहब्बे वतन है, लेकिन उनका वतन से मोहब्बत करने का एक अपना स्टाइल, अपना तरीका है, और वो उसी तरह से मोहब्बत करते हैं। हर बंदा भी स्टेटमेंट देती ना, जिस इन्होंने मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दे, आप 2 जुमले कहें, वो मुहब्बे वतन है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना अब आप पाकिस्तानी साबित होने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए ना, उसका म्यार और लेवल कुछ और बन चुका है। उसका म्यार और लेवल ये है कि हमने गवर्नमेंट को भी रियासत समझ ली है। मतलब रियासत की डेफिनेशन और गवर्नमेंट की डेफिनेशन कुछ और है। देखिए, रियासत के जो 3 आपको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जिसके अंदर एक लैंड होती है, ठीक है, यानी रियासत में एंटर होने के लिए हमें गवर्नमेंट में से गुजरना पड़ता है। मैं वो अर्ज कर रहा हूं ना, रियासत किसे कहती हैं? एक जमीन का टुकड़ा होगा, वहां पे रहने वाले लोग होंगे, और वहां पर एक गवर्नमेंट होगी अवाम की चुनी हुई, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर ये मौजूदा हुकूमत और इससे पहले जो इत्तेहादी हुकूमत थी, इन्होंने रियासत के कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया। वो कहते हैं नहीं जी, गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करना गुनाहे कबीरा में शुमार होता है। जब तक हम माफ नहीं करेंगे, शायद खुदा भी माफ नहीं करेगा इस गुनाह को। तो पहले तो डिफरेंस को समझना होगा कि ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट है ना, इसे बांटना बंद कर दें, वरना मेरे प्यारे भाई भी मेरे राइट साइड पे बैठे हुए के वक्त था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, उनके ऊपर भी, उन्हें भी गद्दार कहा गया था। एक ऐसा वक्त हमने भी देखा है, हमने भी पढ़ा है, नौजवान थे हम, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा करते थे सब कुछ। तो ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट है ना, इनको खुदारा बंद कर दें। आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरह एक्ट करें। आप मत समझें आज आप हैं, कल आपकी जगह कोई और होगा, परसों आपकी जगह कोई और होगा। आज आप इस सीट पे बैठे हैं तो कल कोई और बैठा होगा, लेकिन आप गवर्नमेंट की तरह एक्ट करें। आप अपने आप को रियासत समझ लिया हुआ, आपने ना सिर्फ गवर्नमेंट ने समझ लिया, बल्कि इंडिविजुअल्स ने भी समझ लिया हुआ है। और गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं वो भी अपने आप को रियासत ही समझते हैं कि हम पे ना तो तनकीद की जाए, ना हमें कुछ कहा जाए, हमें मत छेड़ा जाए। हम जो चाहे करें, जैसा मर्जी इस्तेमाल करें अवाम का।
हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर सर आप तो वो गद्दार होगा। अफसोस के साथ दौर वो चल रहा है कि यहाँ पर कोई एक बंदा भी, कोई एक भी हुकूमती बंदा भी किसी भी प्रोटोकॉल के साथ भी जा रहा हो तो लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया पे चढ़ा देते हैं, कहते हैं ले भी अब आगे आप लोगों का काम है, आप लोगों ने क्या फैसला करना है। अच्छा उस्मा खारदार साहिबा, आप ये बताएं कि मिर्चें लगनी चाहिए थी हमारे हमसाये मुल्क में जहां पर भारत में लोग देख रहे हैं कि सब, बल्कि इनफैक्ट वो लोग कह रहे हैं कि जी मोदी को तो मामू बनाया गया है, इसको पहले हर चीज में इन्वॉल्व किया गया, बाद में जब सुलह मुफाहमत की बात आई और वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे हैं। मगर मैं देख रही हूं कि हमारे अपने अंदर भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस तरह के फजूल और पाकिस्तान के इमेज को गिराने वाले ट्वीट्स हो रहे हैं। क्या हुकूमत इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रही? देखिए दो बातें, एक तो मजहब कार्ड का यहाँ जिक्र हुआ, जितना बेहतरीन इस्तेमाल पीटीआई ने मजहब कार्ड किया किसी और पार्टी ने नहीं किया। मुझे अभी भी याद है कि जब आप जाएंगे मुनकिर और नकीर आपको सवाल करेंगे, तो अगर आप पीटीआई को सपोर्ट या खान को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बस आप फिर आप तबाही आपकी है, आप जो है ना, आपको वहां पे भी आपकी वो जो है मंजूरी नहीं होगी। यहाँ तक ये चीज एक फैलाई गई थी। नंबर दो, ये जो आपके भाई मेहमान आए पीटीआई के, ये थोड़े से इल इन्फॉर्म्ड है, इनको नहीं पता कि जो एब्सोल्युटली नॉट था वो कब से एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो चुका है। ठीक है, ये और कोई पार्टी का तो मैंने नहीं सुना, लेकिन इनके मैंने पार्टी के जो जितने लोग बैठे हुए हैं बाहर, कौन सा ऐसा सेनेटर है जिसके ये पाँव नहीं पड़े, कौन सा ऐसा कांग्रेसमैन है जिसके ये पाँव नहीं पड़े, कौन सी पार्टी है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन लाई कांग्रेस में, ठीक है, कौन सी पार्टी है जिसने बैठ के बाहर आईएमएफ के दफ्तर के कहा कि जी आप पाकिस्तान को बिल्कुल आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें, वो डिफॉल्ट ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। कौन सी पार्टी है जिसने कहा जाके पाकिस्तानियों को बाहर के रिमिटेंसेस मत भेजें, बेहतर है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। ये बातें जो है ना, इनकी कुछ मेमोरी लॉस हो गया है, थोड़े से बादाम इनको खाने चाहिए ताकि इनको याद आए कि ये क्या कुछ करते रहे हैं। तो बात सारी ये है कि मैडम, अच्छा अब बात सारी ये है कि इनकी एक डिसइंफॉर्मेशन ब्रिगेड जो कि 24 घंटे इनके कीबोर्ड वॉरियर्स बैठे रहते थे ना, अब वो फालतू हैं, विल हैं और उनके पास काम कोई नहीं। जब तक वो अपनी कहानियां नहीं और ये झूठ के जो तोता मैना की जो कहानियां ये नहीं बनाएंगे तो डॉलर कहां से आएंगे? अच्छा मैम, ये डॉलराइजेशन का कमाल है, ये मोहब्बत जो है खत्म हो गया। बस मुझे इतना सा आगाह कर दें, अवाम सुनना चाहती कि इस वक्त हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से हम इन मामलात में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, ऑब्वियसली बार बार सब लोग आ भी रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोग भी हमारे यहाँ पर। इस वक्त हुकूमत किस तरह से इन लोगों को यकजा करने के लिए काम कर रही है? देखिए बात सारी है कि इनका बयानिया पिट गया है और ये हुकूमत ने बहुत सारे इदारे बना लिए हैं, एक पूरा साइबर क्राइम सेल बन गया है एफआईए के अंडर, और बहुत सारी जो अब हमारी कवानीन है वो इतने सख्त हो गए कि इनका जो भी इस टाइप का अकाउंट होता है वो 2 मिनट में एक्सपोज हो जाता है और फेक न्यूज आपके सामने आ जाती है, सबको पता चल जाता है। यहाँ तक कि इन्होंने ईरानियन वो ऑफिशियल फेक वो अकाउंट्स बनाए, फिर इनकी जब आप चेक करते हैं तो इनके ताने बाने मिलते हैं इंडिया के साथ जाके। इंडिया में इस वक्त क्या तूफान आया हुआ है, वहां पे उनकी पॉलिसी जो है पिट गई है मोदी की। वहां इतना सख्त एनर्जी क्राइसिस है, जो एलपीजी है वो नहीं लोगों को मिल रही, सारे लोग सड़कों पे आ गए हैं। वो जो बेचारे लोग थे उनके 2 वक्त के चूल्हे नहीं वो जला सकते, रोटी नहीं खा सकते, लोग अपने गाँव को घरों को वापस जा रहे हैं शहर छोड़ के, क्योंकि उनके पास कोई आमदनी का जरिया बचा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पॉलिसी आप देखें कितनी मजबूत और जबरदस्त रही है कि हम लोग बिल्कुल इस टाइप हमने सैक्रिफाइस किया है सारों ने, लेकिन इस तरह के हालात हमारे नहीं हुए। हमारे पॉलिसीज जो हैं स्टेबल हैं, हमारे पास रिजर्व्स भी इस वक्त हैं, और कोई इस वक्त आप देखें हमारे 800 से ज्यादा कंटेनर्स इस वक्त वहां पे पोर्ट पे कराची में आ चुके हैं। इतने कभी पहले नहीं आए, जितने अब आ रहे हैं क्योंकि वो मुतबादिल रूट से आ रहे हैं। और ये जो चैलेंज है एक अपॉर्चुनिटी में पाकिस्तान के लिए बदलता चला जा रहा है। आपकी बहुत सारी डाइवर्ट होके आपकी री रूटिंग हो रही है ट्रेड की भी,
तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है इस वक्त पिवटल रोल में सना है। बादाम खाने का और, जाते जाते बादाम इंडिया- खाने जी, का जी, मशवरा इंडिया- मुझे पसंद इंडिया आया। हर मैं तरीके देखिए, से- मैं- खत्म हो समय गया, एक मिनट, हर सिर्फ एक- तरीके से सिर्फ रोल बादाम हो के रहा नाम है से और मेरी सारी याददाश्त ने दुनिया काम की करना शुरू नजरें जो किया हैं वो इस और मुझे वक्त याद आया पाकिस्तान के कि ऊपर है। पाकिस्तान के एक साबका वजीर आजम है जिन्होंने कहा था कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान मुलव्वस है, वो थोड़ा और सा- उस बयान थोड़ा सा सब्र उस कर बयान लें, को अपनी आलमी बारी पे बात अदालत किया साहब ने करें। कलभूषण के ये केस के अंदर दूसरों इंडिया ने को इस्तेमाल बात किया। करने की आदत अच्छी ये नहीं हमने है। नहीं कहा, और ये कोई अच्छी बात है बात कि नहीं है मोदी जो आप हमारा कर रहे हैं दुश्मन इस है। वक्त। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया से अब 100-125 मेहमान वीजा लेके पाकिस्तान आएंगे, बगैर वीजे के पाकिस्तान जी, आप तमाम मेहमानों का नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैम उस्मा ने कहा कि हम कहीं भी कोलैप्स नहीं किए, हमने अपने आप को बहुत स्टेबल रखा हुआ है। आप लोगों की पॉकेट इजाजत देती है तो जाएं जाके फ्यूल डलवा लें, क्योंकि हम स्टेबल हैं। जंग किसी भी मामले का हल नहीं होती, मगर अफेक्ट करती है पूरी दुनिया की मईशत पे। इसके साथ ही मुझे सना खुद इजाजत दें, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।